नमस्कार। धूप में हुए इस सफ़ेद बाल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम 8वां अंक है। कहते हैं वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी वक्त के हाथों का खिलौना है। कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, इस रहस्य को कोई नहीं जाना, कोई नहीं समझा। परंतु फिर भी सब कुछ अपना है और जब चले गए तो कुछ भी नहीं साथ गया। इरफान, ऋषि कपूर, ये दोनों कलाकार पिछले सप्ताह बिछड़ गए। मैं इनकी स्मरण में अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं और तत्पश्चात आज का कार्यक्रम, आज की कहानी है एक ऐसे फिल्म अभिनेत्री की जो आपको भी विचार करने पर विवश कर देगा कि क्या यह सच्ची घटना है। कहानी शुरू करता हूं मुंबई की एक खैराती हॉस्पिटल की। एक सरकारी अस्पताल का जनरल वार्ड। एक मरीज बीमार है, बहुत दिन से कोई देखने नहीं आता है, कोई अटेंडेंट नहीं है। दो एक दिन में कोई आया तो आया, नहीं तो अकेली पड़ी है। और फिर एक दिन उसी हॉस्पिटल में, खैराती हॉस्पिटल में, उसकी मृत्यु हो जाती है। वह मर जाती है। तब किसी प्रकार से उसके दो एक चाहने वालों को सूचना मिलती है। वे आते हैं, एक व्यक्ति, फिर दो व्यक्ति, इसी प्रकार से एक एक कर जुटते हैं। उनके शव को बाहर निकाला जाता है। विचार यह होता है कि इसको सांता क्राउज शमशान घाट में ले जाना है। सांता क्रूज से शमशान घाट में ले जाने के लिए व्यवस्था क्या हो, यह सोचा जाता है। कैसे जाएगी? आदमी यहां तो 4 ही हैं। रफ्ता रफ्ता करके 2-3 और आ जाते हैं और 5, 6, 7, 8, 9 व्यक्ति जमा हो जाते हैं। उसकी लाश पड़ी हुई है, मैली धोती में लिपटी हुई। तो अब लाश ले जाने के लिए जो उपाय बनता है वह ये कि सामने सड़क पर सब्जी बेचने वाला ठेला, जिस पर आलू, प्याज इत्यादि बेचते हैं, वो रेहड़ी वाले, उनको कहा गया और ठेला लिया गया। उस ठेले पर उस अभिनेत्री का लाश रखा गया। एक गंदी सी मैली धोती ऊपर से उड़ा दिया गया और ठेला ठेलते चले गए लोग शमशान घाट चले गए। ये वो उस अभिनेत्री के अंत था। ये उस अभिनेत्री की लाश थी जिसका 10 साल पहले टंका बजता था। सिनेमा हाउस के खिड़की पर अपार भीड़। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। जी, सही पहचाना।
इस अभिनेत्री का नाम विम्मी। सबसे पहले वो हमराज फिल्म में आई थी। B.R. चोपड़ा जैसे बड़े निर्माता के बैनर की फिल्म हमराज की हीरोइन विम्मी, जिनका पूरा नाम विमलेश वाधवानी था। विमलेश वाधवानी रहने वाली जालंधर की थी। माता पिता जालंधर में रहते थे। कुछ दिनों के बाद ये परिवार पूरा मुंबई आ गए थे। मुंबई आने के बाद विम्मी का पढ़ाई लिखाई, स्कूली शिक्षा प्रारंभ हुई। कॉलेज की भी शिक्षा पूरी हुई। फिल्मों से इस परिवार का दूर दूर तक नाता नहीं, बल्कि यह ऐसा परंपरावादी परिवार थे कि फिल्म के नाम से इनके अंदर, इनके परिवार के अंदर काफी अनाभिरुचि उत्पन्न होती थी। शौक के नाम से, किसी भी प्रकार के अतिरिक्त श्रृंगार के नाम से यह परिवार अफोर्ड नहीं करता था। कहते हैं एक बार विम्मी ने खेल खेल में ही अपनी थोड़ी बाल को अपने घर में ही कैंची से कतर ली थी। इसके लिए उन्हें बहुत डांट सुननी पड़ी थी घर में। ऐसा घर। तो फिर आगे विम्मी का प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह हुआ एक अग्रवाल परिवार में। शिवम अग्रवाल नाम था। बड़े अच्छे उद्योगपति थे। उनके लोहे का व्यापार था। ये लव मैरिज था, जो कतई विम्मी के पिता को पसंद नहीं था। परंतु विवाह होने के बाद पिता के मर्जी के खिलाफ विम्मी अपने पति के साथ कलकत्ता चली गई। चूंकि कलकत्ते में भी उसके पति का अपना कारोबार था लोहे का, वहाँ भी उनका संयुक्त परिवार था। और उस परिवार में वहाँ का हिस्से का कलकत्ते का कारोबार देखने के लिए, लोहे का कारोबार देखने के लिए शिवम अग्रवाल कलकत्ते में रह गए। ले गए विम्मी को साथ साथ। वहाँ 2 बच्चे हुए। विम्मी को शादीशुदा विम्मी, 2 बच्चे और एक सामान्य गृहस्थ का जीवन जी रही थी। और दूसरी बात यह कि शिवम अग्रवाल के खानदान को भी फिल्म और फिल्म दुनिया में से ताल्लुक रखने वाले का से मतलब नहीं था, और बल्कि वो पसंद भी नहीं करते थे फिल्मी दुनिया की चमक दमक और वहाँ काम करना करवाना या वहाँ पैसा लगाना। बहुत धनी थे। विम्मी भी बहुत धनी ठहरी। एक समय की बात है कि जब B.R. चोपड़ा हमराज बना रहे थे 1965-66 में, तो उनके ध्यान में आया कि इस फिल्म के लिए हीरोइन किसको लिया जाए। उस फिल्म के हीरोइन के लिए सबसे तलाश किया, सबसे पूछा, नंदा से, माला सिन्हा से, आशा पारिक से। तो सबों ने कहानी देखी और कहानी में यह आया कि क्लाइमैक्स के पहले फिल्म की हीरोइन को गोली लगती है और मर जाती है। कथा के इसे ये विरूपता को देखकर सभी हीरोइनों ने प्रायः इस कहानी पर फिल्म बनने के लिए हीरोइन होने का तैयार होने की स्वीकृति नहीं दी। तब B.R. चोपड़ा ने यह काम अपने म्यूजिशियन, संगीतकार, महान संगीतकार रवि को सौंपा कि देखो, तुम्हारा तो पार्टी कहीं जाता रहता है, आते रहते हो, तुम कोई लड़की ऐसी मिले, निगाह में आए तो लाना इस फिल्म के लिए, हम उसको चांस देंगे। तो रवि संगीतकार थे। रवि गाते भी थे बढ़िया। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, आपको याद होगा, ये फिल्म एक फूल दो माली का गाना है, इन्होंने ही गाया था। और भी रवि ने कई फिल्मों में गाने दिए हैं। खैर, तो रवि का उन दिनों
वही 65, 66, 67 की बात है, 66 की या 65 की, कलकत्ता गए थे, अब कोलकाता। वहाँ एक पार्टी कलकत्ता के मशहूर होटल ग्रैंड में आयोजित था। उस पार्टी में ये गए, सम्मिलित हुए। उस पार्टी में वो अग्रवाल परिवार के लोग भी सम्मिलित होने आए थे, जिसमें विम्मी भी थी। और विम्मी के अंदर एक खूबी थी, विम्मी कई बार आकाशवाणी में अपने गीत का कार्यक्रम भी दे दी थी, कभी कभी गाती भी थी, इसलिए स्टेज पर वह भी, विम्मी भी उसमें शेयर किया था कलकत्ता का स्टेज पर उस पार्टी में। रवि, जब संगीतकार रवि ने देखा कि बाप रे बाप, अपार सुंदरी, अपूर्व सौंदर्य से भरा हुआ यौवन, उनसे बात किया, उनसे मिला, मिलने पर परिचय हुआ। बोला मैं मुंबई का रवि हूँ। बोला इसने वो भी बताई कि मुंबई में मेरे पिताजी माँ रहती हैं, लेकिन मैं चूंकि ये इस प्रकार का लव मैरिज किया और वहाँ से आ जाना पड़ा, नाराजी और उनकी अप्रसन्नता के कारण यहाँ रहती हूँ। तो बोली फिल्मों में काम करोगी? तो वो हंसी मुस्कुराई, भला मुझे फिल्म में कौन काम देगा, कोई ब्रेक देगा इस उम्र में? आपको पता है मेरे दो बच्चे हैं। किसी को देखकर विश्वास नहीं होता था कि विम्मी के 2 बच्चे हैं। तो उन्होंने बुलाया रवि ने कि ठीक है तुम आ जाओ मुंबई। और लेकिन विम्मी के पति नहीं चाहते थे कि फिल्म में जाए, परंतु फिर भी मारूंगे, चलो ठीक ही है, लोहा का अच्छा खासा व्यापार था। तो वो अपनी पत्नी को लेकर के शिवम अग्रवाल पहुंच गए मुंबई। जब पहुंचे तो यहाँ जब इनको बलराज B.R. चोपड़ा से मिलाया गया तो उन्होंने देखा इतना हसीन जगमग करती हीरोइन। इस हीरोइन को यह आश्चर्य हुआ कि इसमें इनके कपड़े पहनने के सलीके बड़े सुंदर, इनके कपड़े बहुत मूल्यवान बहुमूल्य, ये बराबर जेवर जेवरात से सजी धजी, इस प्रकार से जगमग करता पूर्व का इतना ऐश्वर्य से संपन्न हीरोइन, वाह, मुझे मन मांगी मुराद मिल गई। B.R. चोपड़ा ने साइन कर लिया, B.R. चोपड़ा ने फिल्म की कहानी बताई, B.R. चोपड़ा में अनुबंध कर लिया 3 वर्षों के लिए। उसने इस फिल्म के लिए उनको 50,000 रुपया पर साइन किया गया। 50,000 रुपया इनके तय हुए। बोले बहुत है, फिल्म बनने में साल भर भी नहीं लगेगा। 66 का समय था, फिल्म बनने लगी। लेकिन बड़ी मुश्किल होती थी फिल्म बनने में। ये सब कुछ होने के बाद में विम्मी में संवाद अदायगी की, डायलॉग डिलीवरी करने की, चेहरे पर इमोशन लाने का, इंप्रेशन लाने का वह हुनर नहीं था। लेकिन फिर भी ये सिखाया गया, और उसमें सिखाया मनमोहन ने। मनमोहन, ये आपको स्मरण होगा, देखिए ये चित्र मनमोहन का, हाँ, जो तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, जो गाए थे, स्मरण होगा। तो उनके ऊपर इनको प्रशिक्षण का भार दिया गया कि कला की बातें इनको सिखाई जाए। और एक 3 महीने के वक्त में इन्होंने उनको सिखाया। इस प्रकार से जब फिल्म बन रही थी तो फिल्म के बनने के समय इनकी बहुत ख्याति हो गई उसी वक्त में कि B.R. चोपड़ा ने एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन लाया है। पूरी मुंबई में, पूरे फिल्म उद्योग में तहलका मच गया। और इनके पास निर्माताओं का हुजूम आने लगा काम करने के लिए, मेरी फिल्म मेरी फिल्म मेरी फिल्म। लेकिन चूंकि इनके पास अनुबंध था कि जब तक हमराज बन नहीं जाती तब तक आप दूसरे फिल्म को छोड़कर नहीं जा सकते। आज फिर देखिए जब बहुत ज़्यादा समय हो गया है तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आज की कहानी मैं यहीं छोड़ता हूँ। और यह ध्यान में रखेंगे आप कि आखिर इतनी अच्छी फिल्म हीरोइन, ऐसा क्या हो गया
जो इम्पाला से चलती थी, बहुत लंबी गाड़ी, और गाड़ी आगे जब चलती थी इम्पाला से तो प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफरों की भीड़ रहती थी। उसके मृत्यु पर, उसके लाश पर कोई रोने वाला नहीं, और ठेला गाड़ी से, वो भी म्यूनिसिपालिटी का नहीं, रोड किनारे लगा हुआ ठेला गाड़ी जिस पर सब्जियां बेची जाती है, उस पर लाश, ये देखिए ये ठेला गाड़ी, हाँ ये उसी वक्त का फोटो है। इस ठेला गाड़ी से उनकी लाश को ढकेल करके सांता क्रूज शमशान घाट ले जाया गया। 15 मिनट हो गया। अब आगे की बात ठीक आज के दिन, मंगलवार के दिन, इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए ज्ञानचंद प्रसाद मेहता को दीजिए अनुमति। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।